नमस्कार। समय हो चुका है जवाब तो चाहिए का और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। और आज का सवाल वही है कि सपा के सांसद टूट रहे हैं। ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो दावा करने वाले हैं वो अब तक सिर्फ दावा ही करते थे। अब एक कदम आगे बढ़कर संख्या भी बताने लगे हैं कि कितने सांसद हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने अपनी बातों को दोहराते हुए फिर कह दिया कि सपा के सांसद दिल्ली के संपर्क में हैं। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने तो ये तक कह दिया कि सपा के 25 सांसद उनके संपर्क में हैं, समय आने पर दिखा देंगे। जबकि सपा अपने सांसदों के एक होने का दावा लगातार कर रही है, लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि धुआं तभी उठता है जब कहीं तो आग लगी हो। ऐसा ही धुआं नहीं उठेगा तो क्या सपा में अलग साफ तौर पर सुलग जल रही है, जिसे अखिलेश यादव और उनके नेता दबाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। जब ये सवाल संजय निषाद से पूछा गया तो उन्होंने जो कहा वो एक बार सोचना जरूरी आपको बता दें उस पर मजबूर कर देता है। दरअसल संजय निषाद ने कहा कि जब तक टीएमसी नहीं टूटी थी तो टीएमसी भी वह एकता की ही बात करती थी। शिवसेना यूबीटी भी एकता का दावा करती थी, आम आदमी पार्टी भी यही दावा करती थी, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सबका दावा फुस हो गया। वैसे ही कुछ यूपी में भी होने वाला है, बस सही समय का इंतजार कीजिए। तो आज जवाब तो चाहिए का सवाल गंभीर है। वो सही समय कब आएगा जब सपा के सांसद सामने आएंगे? क्या अखिलेश, मौर्य, राजभर और निषाद के बिसात में फंस गए? सपा की सांसद रुचि वीरा नाराज क्यों हो गई? क्या सपा अपने टूट की खबर को दबा रही है? क्या बीजेपी ने राजभर और निषाद को माहौल बनाने के लिए छोड़ा है? करेंगे इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले नेताओं की प्रतिक्रिया देख लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सब रास्ता खोज रहे हैं अब सांसद दिल्ली जाने के लिए, रूट की तैयारी हो रही है। वो सब अलग अलग, जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी हों, चाहे राम गोपाल जी हों, ये दोनों लोग पिछड़े दलित सामान्य वर्ग को देखना नहीं चाहते हैं। जो आज का नौजवान चुनाव जीत के गया है वो सम्मान चाहता है, तो ये लोग उसको अपमानित करते हैं। वो अपमान झेल करके कितने दिन सपा में रहेगा? इस नाते ये लोग अब मूव करने वाले हैं दिल्ली की तरफ। सपा का साथ छोड़ेंगे, सपा में बड़ी टूट होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि सपा में बड़ी टूट होगी, जिसको मुहर अखिलेश यादव जी ने खुद लगा दिया। समय आएंगे, ऐसे ही ममता जी भी कह रहे थे, ऐसा उधर ठाकरे भी कह रहे थे, ऐसा सब ऐसे कांग्रेस भी कह रहे थे। भाई उनको सेवा करना है और उनकी विचारधारा वहाँ औरंगजेब की विचारधारा रहेगी और यहाँ जो है कि हमारे भारतीय संस्कृति की विचारधारा है। तो ये दोनों में अंतर है ना। तो जब वो उनको लगता है कि नहीं ठीक नहीं है तो आएंगे, उनके लोग संपर्क में, समय आने दीजिए। हम कह रहे हैं कि 2 दर्जन से ज्यादा जो हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं, जो फांसीवादी तुष्टीकरण विचारधारा से और औरंगजेब की विचारधारा से जो है, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के सारे उनके लोग हमारे संपर्क में हैं। उनके देखिए, एक बार नरेटिव होके जीत गए। कोई ट्वीट कर रहा है, कोई अनगरल बातें कर रहा है, तो ये अवसर जिस व्यक्ति ने दिया है उसको चिन्हित किया जाए और उन पे कार्रवाई हो कि भाई आप क्या क्या पीडीए से क्या संदेश देना चाहते हैं, मंच पे कौन कौन लोग होने चाहिए थे, कि तस्वीरें किन की लगनी चाहिए थी। ये सब संज्ञान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। सुभाषपा के अध्यक्ष के पुत्र अरुण राजभर वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बिना फ़ोन के काली गाड़ी में काले शीशे के आके मिलते हैं और इस बात को कहते हैं कि पिताजी बहुत तनाव में हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पिताजी जो कुछ भी कहते हैं या लिखते हैं उनको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। सुबह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक संदेश आ जाता है, वही उनको बोलना होता है। प्रकाश राजभर तो एक मानसिक रूप से विक्षिप्त चेहरा है भारतीय जनता पार्टी, जिनके अपने विधायक उनके साथ नहीं। पूछिए ना ओम प्रकाश राजभर से, क्या अब्बास अंसारी उनके साथ हैं? पूछिए क्या जगदीश राय उनके साथ हैं? तो नाम लेकर के कह रहे हैं बेदीराम भाजपा। तो सच बात यह है कि आधे विधायक क्या नाम ओम प्रकाश राजभर के इधर हैं और आधे विधायक उधर हैं। ओम प्रकाश राजभर तो अपने बच्चों तक को नहीं एक रख पा रहे हैं, उनके बच्चे समाजवादी पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दावा समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो जिनके अपने बच्चे तक उनके पास ना हो, वो दूसरे की टूट का दावा दोहरा रहे हैं, तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हुए।
तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे, ये प्रतिक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 2027 का चुनाव अब बेहद नजदीक है। समय थोड़ा जरूर है, लेकिन जिस तरीके की अटकलें अब लगनी शुरू हो चुकी हैं वो कहीं ना कहीं बड़े और गंभीर सवाल तो खड़े करते ही हैं। अगर ऐसा होता है और इसके पीछे सच्चाई है और अगर भविष्य में होगा तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी टूट साबित होगी, क्योंकि संख्या बेहद ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी पहले भी ये कहा गया कि कई नेता आना चाहते हैं, यानी कि बीजेपी में आने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि राजभर की तरफ से भी तमाम बड़े बयान दे दिए गए। निषाद जी ने तो साफ तौर पर संख्या तक यहां पर बता दी है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो अब विपरीत दिशा में होती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी के। लेकिन समाजवादी पार्टी इस टूट को दरकिनार करते हुए बार बार ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है और भ्रम फैलाया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि जब धुआं उठा है तो कहीं तो आग लगी होगी। अब इस आग के पीछे की सच्चाई क्या है, ये हम इस डिबेट में आज जानेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि अब आने वाले भविष्य में क्या कुछ और देखने को मिलता है। अविरल मलिक हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत आपका। सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एस कुमार दुबे जी हैं। दुबे जी स्वागत आपका। विश्वनाथ मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका स्वागत। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आदेश भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। शुरुआत डिबेट की आज दुबे जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगा। अब देखिए, आग लगी तो धुआं उठा, स्वाभाविक है कि धुआं सबने देखा। अब संख्या भी बता दी गई कि काफी बड़ी संख्या है जो अब पार्टी कहीं ना कहीं झेल नहीं पाएगी उस चीज को। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, मैं आपसे भी समझना चाह रहा हूं। अब देखिए, आप स्वाभाविक है कि अपनी पार्टी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब संख्या सहित कोई चीज बताई जा रही है तो उसके पीछे कुछ तो सच्चाई होगी। देखिए शर्मा जी, आज एक चैनल वाले के खिलाफ कंप्लेंट की गई है, क्योंकि उसने क्या किया था कि लिस्ट बता दिया था कि ये लिस्ट है। तो उन्हीं में से एक सांसद महोदय ने आज गाजियाबाद में कंप्लेन किया है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये झूठी वायरल है, ये भ्रम फैलाने वाली स्थिति है, इससे माहौल खराब करने वाला स्थिति पैदा कर रहा है। तो अगर सच है तो ठीक है, सच नहीं है तो क्यों भ्रम फैलाते हो। और दूसरी बात, अरे तो हम थोड़ी ना कोई भ्रम फैला रहे हैं, ये तो नेताओं की प्रतिक्रिया, उस पर बात हो रही है। नहीं सुनिए तो, अरे वो ही मैं बोल रहा हूं। दूसरी बात, जिसकी कोई राजनीति में औकात ही नहीं है, जिसको कोई राजनीति में सीरियस नहीं लेता है, उस आदमी की बात पर ये सब चल रहा है, जिसका अपना खुद का वजूद नहीं रहा। नहीं चलो ठीक है, लेकिन दुबे जी एक चीज भूलनी नहीं चाहिए इंसान को। ये कहावत आपने शायद सुनी होगी, नहीं होगी, मैं वैसे किसी के लिए नहीं कह रहा, एक आमतौर पर कहावत बता रहा हूं कि कभी कभी चींटी भी हाथी को ना बहुत नुकसान पहुंचा जाती है, पता भी नहीं लगता है। नहीं, चींटी, इसमें कोई दो राय नहीं कि अपनी एक कहावत चरितार्थ है, उसमें सत्ता है, लेकिन ये चींटी भी नहीं है। अगर ये चींटी होते तब तो इनको मैंने उनको थोड़ी ना बोला, मैं तो एक कहावत बता रहा था आपको। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आपने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये चींटी भी होते तो मैं इनको बहुत तवज्जो देता और इनको अच्छी तरीके से वो होता है। नहीं तो जब संख्या सहित, अब देखिए, चलिए उप मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं ना उत्तर प्रदेश के, अब इतने बड़े पद पर कोई बैठा हुआ है, जब वो इन बातों का जिक्र करते हैं तो कुछ तो होगा इसके पीछे। भाई, एक स्टूल मंत्री बोलते हैं और एक अफवाह मंत्री बोलते हैं, ये दोनों क्या वजूद है आज की राजनीति में, आप हमें बता दो। केशव प्रसाद मौर्य को कौन सीरियस ले रहा है भारतीय जनता पार्टी? अरे आप भी सीरियस तो नहीं ले रहे, यहाँ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं वो। सुनिए, अगर ये बात आज मुख्यमंत्री बोले, आज ये बात अगर होम मिनिस्टर बोले तो एक बात ये, चलो हाँ, अरे कल को मुख्यमंत्री बोलते जब आप ये कहते थे, आपके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बचाव तो करना है। नहीं, जो रियलिटी है, या इनके में जो सीरियस प्रतिष्ठित नेता है, मंत्री है, वो बोलते तो उनकी बात को थोड़ा आदमी मानता भी। ऐसा नहीं कि तो सम्मानित व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, कुछ कह रहे हैं तो सच्चाई होगी। समाजवादी पार्टी ही नहीं, आम जनता क्या मानती, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये क्या बोलते हैं। चलो ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है अविरल जी, अब देखिए, अब दुबे साहब तो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन धुआं कहीं से तो उठा है, धुएं के पीछे कई चिंगारी भी लगी होगी, उसके बाद आग भी उठी होगी।
अब संख्या भी साफ धीमे धीमे सामने आ रही है, 20 से लेकर 27 तक के बीच की ये संख्या है। बहुत बड़ी टूट साबित होगी अगर ऐसा होता है तो। क्या सच्चाई इसके पीछे मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या समीकरण बन रहे हैं और सपा में क्या अंदरूनी कलह है, इसी वजह से अब ये स्थिति बन रही है? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव का विषय, 2027 के चुनाव का विषय है और अंदरूनी कलह का विषय, तमाम सारी चीजें जो सामने आ रही हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। अगर ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर ली जाए तो वो माननीय मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और अगर केशव प्रसाद मौर्य जी की बात कर ली जाए तो सम्मानित उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के। इसलिए ये कह दिया जाना कि कोई उन्हें नेग्लेक्ट करता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है, मैं समझता हूं कोई व्यक्ति अपनी इस प्रकार की राय रख सकता है, लेकिन वास्तविकता में नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है और बड़े सूबे के डिप्टी सीएम को विपक्ष अगर इस प्रकार से नेग्लेक्ट करने की बात करता है तो मैं समझता हूं ये पूर्ण रूप से नासमझी है। और जहां तक विषय है केशव प्रसाद मौर्य जी का, बहुत सीनियर नेता है, वरिष्ठ नेता है, बेहतरीन अच्छे ईमानदार नेता है, और डिप्टी सीएम होने के साथ साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, सांसद भी रहे लंबे समय तक, तो स्पष्ट है मजबूती के साथ वो धरातल से जुड़े हुए हैं और जो भी चीजें उनके द्वारा कही जा रही है स्पष्ट रूप से। आप क्या समझ पा रहे हैं इसके पीछे सच्चाई क्या है, क्यों कहा गया है, संख्या कैसे बताई गई, कुछ तो तथ्य होंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां तक ओम प्रकाश राजभर जी का विषय है तो एनडीए में शामिल हैं, एनडीए के हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं, और संजय निषाद जी भी सहयोगी हैं एनडीए में, हमारे साथ पूर्ण रूप से गठबंधन में साझेदार हैं। और मजबूती के साथ जो उनके द्वारा तथ्य रखे जा रहे हैं वो किसी आधार पे, तथ्यों के आधार पे उनके द्वारा कहा जा रहा है। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, देखिए भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है। दुबे साहब हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे नेता हैं। दुबे साहब भारतीय जनता पार्टी में विकास की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहे तो दुबे जी का भी स्वागत है, सबका स्वागत है। जो भी विकास की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं सबका स्वागत है। किसी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति। आदेश जी, क्या समझ रहे हैं आप? यूपी में राजनीति जो हो रही है और चर्चा लगातार हो रही है कि टूट यहां पर हो सकती है, और खुद ही जाना चाहते हैं इनके नेता, बुला नहीं रहे हैं, खुद ही जाना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? जी, सच्चाई ये है कि किस तरह से ईडी का, सीबीआई का, तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं और कहीं ना कहीं हर विपक्ष की पार्टी को तोड़ने का प्रयास करते हैं। क्या ये सच्चाई है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता तो ईडी सीबीआई से तो वो डरेगा जो चोर होगा, इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में ये सब क्या चोर थे जो अब डर के मारे जा रहे हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए कि चोरों को ले रही है। नहीं, तो आप ही तो बोल रहे हैं क्यों ले रही है, ये बताएंगे। लेकिन मैं तो मॉडस ऑपरेंडिस क्या है इनकी, कैसे करते हैं, ये सामने है। और ये कहते कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, नहीं कर पाए। लेकिन ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है। उनके एक सांसद का नाम भी इन्होंने आज दिया, वो सांसद महोदय ने एक पुलिस में कंप्लेंट भी दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आचरण, उसका चरित्र यही रहा है कि देश के अंदर गुमराह करना, लोगों को गुमराह करना, एक भ्रम पैदा करना। मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि वर्तमान में गृह मंत्री उस वक्त अध्यक्ष होते थे भारतीय जनता पार्टी के, और यूपी में मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, और किस तरह से एक झूठ फैलाया गया था कि अखिलेश यादव जी ने किस तरह से थप्पड़ मारा है। वो उन्होंने खुद स्वीकार किया गृह मंत्री जी ने कि मुझे मालूम है वो झूठ है, लेकिन बहुत तेजी से फैला। और ये इस झूठ का हमें क्या लाभ होगा, ये चर्चा का विषय नहीं है। ये उन्होंने स्वयं कहा था, उनके स्वयं के वर्ड है। भारतीय जनता पार्टी के एक सबसे बड़े वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजा हरिश्चंद्र को सच का पर्यायवाची कहा जाता है, झूठ का पर्यायवाची आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए उन्होंने कहा था। तो ये इनकी पार्टी के नेता ने कहा। तो सिर्फ झूठ और फरेब फैलाना, लोगों में नफरत फैलाना, और चलो ठीक है, संविधान के पास ना, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजनीतिक विश्लेषक लगातार बने हुए विश्वनाथ मिश्रा जी। विश्वनाथ जी, क्या लग रहा है कि अब अखिलेश यादव जी भंडारों में पहुंच गए, थोड़ा हनुमान जी की पूजा अर्चना कर ली है, तो कुछ नेताओं में नाराजगी आ गई है क्या हुआ है, क्यों संख्याएं सामने आ रही है, क्यों ये धुआं दिख रहा है? धन्यवाद प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी, देखिए, लोकसभा का मूल रूप से जो कारक है
पश्चिम बंगाल की घटना के बाद ये विषय बहुत तेजी से बढ़ा है। अब ये कारण नहीं है, बहुत से ऐसे केसेस हैं जो बिल्कुल अनपेक्षित थे। अगर आप पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो कम से कम दीदी तो सत्ता की तरफ के नजदीक थी, उन्हें अपेक्षा ही नहीं थी कि सत्ता नहीं मिलेगी। और सत्ता छोड़ दीजिए, अब विधानमंडल दल में भी कुछ नहीं बचा। 80 सीटें मिली, उसमें 60-62 विधायक चले गए। लोकसभा के जो सांसद थे वो छोड़कर चले गए, राज्यसभा के जो मेंबरान थे वो छोड़कर चले गए। तो अब ये मूल कारण ये है, मैं विधानसभा सदस्यों की बात तो नहीं करता, लेकिन लोकसभा सदस्यों की ऊपर जो है एक संशय तो है थोड़ा सा, इस कारण से है। उसका मूल कारक ये है कि हालांकि अभी मुझे लगता है कि इतनी संख्या करीब केंद्र सरकार ने पा ली है कि उसको 2/3 मेजोरिटी अप्रोक्सीमेटली एब्सटेंशन के बाद हो जाएगी। तो मुझे इनकी संख्या बल में कमी हो तो संशय बने समझ आता है, क्योंकि वो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2 महत्वपूर्ण बिल है जो केंद्र सरकार को पास कराने हैं। सबकी अपनी स्ट्रेटेजिक व्यवस्था होती है हर दल की, जो फ्लोर मैनेजमेंट आप जिसको कह सकते हैं या जैसे भी कहिए उसको, जिन शब्दों में यूज करिए, तो वो एक बड़ा चैलेंज निश्चित रूप से था। ये बात भी सही है कि ये अभी कम से कम मैं विधान सभा के मेंबरांस के लिए तो नहीं, लेकिन लोकसभा सदस्यों के ऊपर तो ये संशय सवाल उठाया जा रहा है, तो पूरी तरह अकारण नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं टूट सकते हैं या टूट जाएंगे, लेकिन पूरी तरह अकारण नहीं है, क्योंकि ऐसे दलों के लोग भी टूट गए जिनमें ऑलरेडी टूट हो चुकी थी। महाराष्ट्र का क्या मतलब था, आप बताइए। यूबीटी तो ऑलरेडी टूट चुकी थी, अगर उसमें दोबारा टूट हो गई तो कोई तो कारक होगा ना, कोई तो रीजन होगा। आप समाजवादी पार्टी के एंगल से क्या समझ रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है? देखिए, वो कारण वही है, लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में अलग अलग 2/3 बहुमत की जरूरत है। जब आपको संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी तो दोनों में 2/3 मेजोरिटी इंडिपेंडेंटली आपको चाहिए, 2 प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब 2 ऑप्शन है, या तो जो बाकी सदस्य हैं, बाकी दल हैं जहां पर शॉर्टेज है, वो एब्सटेन कर जाएं या वॉकआउट कर जाएं एट द टाइम ऑफ वोटिंग। तो जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसमें 2/3 हो तो वो जो सरकार का जो विषय है वो पास हो जाएगा। अब विषय देखिए, फ्लोर मैनेजमेंट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है, और कम से कम मुझे लगता है जिस तरह सरकार पिछली बार अपना महत्वपूर्ण विषय बिल नहीं पास करा पाई, तो अब अगर उसने प्लान किया है तो कुछ सोच समझकर किया होगा, और अगर प्रेजेंट करेंगे तो निश्चित रूप से बिना इस चीज को इंश्योर किए नहीं करेंगे। देखिए, तोड़ने का कोई इशू और नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई दल टूट जाए तो उससे क्या मिलेगा। मूल लक्ष्य जो मुझे राजनीतिक रूप से नजर आता है वो 2 महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको सरकार पास कराना चाहती है। तो और ये इसी आने वाले निश्चित रूप से जो सत्र होगा उसमें निश्चित रूप से जैसी परिस्थितियां बन रही हैं उसमें फिलहाल ये देखने वाली बात जरूर होगी। ठीक है दुबे जी, अब अगर ऐसा होता है तो 2027 में तो बहुत बड़ा झटका आपके लिए साबित हो जाएगा ये। नहीं, जो चीज होने वाली नहीं है तो उसको हम कैसे मान लें? टीएमसी भी ऐसी कह रही थी, टीएमसी ने भी यही कहा था, देखा आपने क्या हुआ, पता भी नहीं लगा। टीएमसी बात अलग है। आज की परिस्थिति में मैं ये 100% कह सकता हूं कि जो चीज नहीं हो रही है उसको हम कैसे स्वीकार कर लें। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि 2027 में हमारी सरकार फुल फ्रेश में आ रही है, वो आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। अच्छा, ये हम कैसे मान लें? 2027 में बाबा की विदाई है। नहीं, ये हम कैसे मान लें? नहीं, इनके क्रियाकर्म ऐसे चल रहे हैं। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है, सड़क का घोटाला मुद्दा है, ऐसे कई। बताइए अविरल जी, कौन से ऐसे घोटाले हैं जब आपकी सरकार जाने वाली है? बार बार आरोप लगा रहे हैं सपा प्रवक्ता, अब तो आप बोले ऐसे क्या कहें? बिल्कुल, देखिए, जो पार्टी तोड़ना और तमाम सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के संबंध में कही जा रही है, मैं समझता हूं ये सारी चीजें पूर्ण रूप से बेबुनियाद है। वो इसलिए साथ जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, जिन भी राजनीतिक दलों को छोड़ के जुड़ना चाहते हैं, वो अपनी मनमर्जी से जुड़ रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये कह देना कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बीजेपी खरीद ले रही है या तोड़ ले रही है या प्रेशर बढ़ा दे रही है,
तो मैं समझता हूं पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि आजाद भारत में सांसद पे प्रेशर बनाना तो अलग विषय है। एक छोटे से आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर प्रेशर कोई नहीं बना सकता, चाहे कितना भी कोई जोर लगा ले। तो इसीलिए जहां तक विषय है प्रेशर बनाने का, तो आज आजाद भारत में किसी सांसद के ऊपर लाखों वोटों से चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर प्रेशर बनाया जाना ये संभव नहीं है। और जहां तक विषय आदेश जी का, आदेश जी के द्वारा एक तरीके बहुत सारी चीजें कही जा रही थी, बिल्कुल स्पष्ट है, ये समाजवादी पार्टी के संबंध में कह रहे थे, ये सही है। समाजवादी पार्टी के बगैर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी रह ही नहीं सकती, ये स्पष्ट है। अगर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को छोड़ती है तो तत्काल समाप्त हो जाएगी उत्तर प्रदेश से। और वो सत्य है, वो रियलिटी है, वो धरातल पे मौजूद है। जब सपा से इनका गठबंधन नहीं था, जब ये किस स्थिति में पहुंच गए थे, आज किस स्थिति में पहुंच गए। इनके 2 विधायक हैं लेकिन 6 सांसद हैं, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, इसलिए इनका लाभ हो रहा है, ये सही है। और इमरान मसूद जी इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो 120 सीट न जाने क्या क्या मांग रहे हैं, तो इनके गठबंधन में भी समस्या आ रही है। और समाजवादी पार्टी के नेता चाहते हैं कि कांग्रेस से अलग हो जाए, क्योंकि कांग्रेस जहां पहुंच जाती है वहां एक तरीके से जो चुनाव है वो पूर्ण रूप से हारा जाता है, ये सत्यता है। क्योंकि अगर जनता की बात कर जाए, जनता इन पर विश्वास व्यक्त नहीं करती कांग्रेस पार्टी के ऊपर। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, हम तो गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित हर वर्ग के लिए पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं और उस विचारधारा के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, अब ये तो व्यक्तिगत मर्जी है कि कौन किस पार्टी में जाना चाहता है। लेकिन आदेश जी, जिस तरीके से साफ तौर पर अब्दुल मलिक भी कह रहे हैं कि भाई जहां पर आप लोग जुड़ते हैं वहां पर हार हो जाती है। इंडी गठबंधन में देखिए टीएमसी पूरी तरीके से टूट रही है, कांग्रेस ज्यादा जगह सरकार बना नहीं पा रही है। अब समाजवादी पार्टी में भी अगर ये टूट होती है तो इंडी गठबंधन तो पूरी तरीके से बिखर गया। और इसमें गलत तो कुछ नहीं है कि अब शायद नेताओं को पता लग चुका होगा कि भाई जनता का पक्ष जो है वो बीजेपी के साथ है, तो वो बीजेपी में आना चाहते होंगे। दुमन जी, कल आपने देखा कोटा के अंदर किस तरह से छात्रों के अंदर नाराजगी सरकार के प्रति है, किसानों के अंदर कितनी बड़ी नाराजगी है, पूरे देश के अंदर हर जगह महिलाओं के साथ किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, क्राइम के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। इन तमाम चीजों से आंकलन किया जाता है कि सरकार की दशा क्या है। ये सरकार पूरी तो यूपी सरकार तो लगातार कह रही कि भाई क्राइम के मामले में तो पहले की सरकारों के मुकाबले बहुत कुछ करके दिया हम लोगों ने, क्राइम रेट बिल्कुल गिर गया, और हकीकत भी है ये तो। इसीलिए सरकार को लोकसभा में लगता था कि हम 400 सीट लेके आएंगे, 240 पे निपट गए थे। तो आप तो सरकार ही ना बना पाए थे। अगर ऐसे कंपैरिजन करेंगे हम तो फिर ये कोई तुक थोड़ी ना है। 2 सीटों में धांधलेबाजी हुई है। ये तमाम वो चीजें हैं जिससे सरकार की लोकप्रियता का पता चलता है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। दुबे जी, तो अब कुल मिला के मान लिया जाए कि अगर होता है ऐसा तो कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह है और अंदरूनी कोई ना कोई ऐसी बात है, या फिर नेता जान चुके हैं कि भविष्य अब बीजेपी का है तो चलिए भाई बीजेपी के साथ चलिए, उनकी विचारधारा पर चलिए। अब विचारधारा की बात आ रही है क्या? नहीं, ये चीज है ही नहीं। अरे आप मार्केट में उतरो तो आपको पता चलेगा कि क्या परिस्थितियां हैं। आप वहीं से तो जानकारी सामने आ रही है। नहीं, किसानों को पूछो, मजदूरों को पूछो, जो बेरोजगार है उनसे बात करो, पढ़े लिखे बच्चे जो हैं कि किस तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है नौकरियों में। तो बात ये है ना, बात ये नहीं। हमारे समाजवादी पार्टी ने बोला था कि सिंचाई फ्री, दवाई फ्री और पढ़ाई फ्री, वो इसने सब कुछ महंगा कर दिया इस सरकार ने। तो आखिरकार बोझ तो किस पे पड़ेगा? इन धन्ना सेठों पे थोड़ी पड़ेगा। ठीक है विश्वनाथ जी, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, बताएं एक बार, सच्चाई है इसके पीछे कुछ? देखिए अभिनंदन प्रद्युम्न जी, देखिए जिस तरीके जो परिस्थितियां हैं विपक्ष के रूप में, उनका सपा प्रवक्ता का धर्म है कि वो अपना निश्चित रूप से सरकार पे आरोप लगाएं, और उसमें उसको मुझे लगता है कि हम लोग को सच्चाई की या कसौटी पर कसने की जरूरत नहीं है। मूल चीज ये जरूर है कि जो आज का विषय है उसमें यह जरूर है कि समाजवादी पार्टी पर क्या वो खतरा है। सुना जी, मुझे देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी पर टूट का खतरा है। तो मुझे तात्कालिक रूप से टूट का खतरा नजर नहीं आता है। और दूसरा, चूंकि फ्लोर मैनेजमेंट का विषय है तो विपक्ष में है समाजवादी पार्टी, तो मुझे लगता है कि अगर बिल के पास करने का जो पिछली बार विरोध किया था समाजवादी पार्टी, तो परिस्थितियां बन सकती हैं या तो समाजवादी पार्टी उसका विरोध न करे, या तो विरोध करके फ्लोर जब वोटिंग से पहले वॉकआउट कर जाए। दोनों ही स्थितियों में
जो वोटिंग है वो सरकार के पक्ष में चली जाएगी। मुझे लगता है कि इससे पार्टी का काम हो, पार्टी पर, समाजवादी पार्टी पर कोई खतरा भी नहीं होगा और केंद्र का काम भी हो जाएगा कि उन्हें अपना वो बिल पास कराना है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, असली खतरा लोकसभा में मुझे नहीं नजर आता है, मुझे लगता है असली खतरा विधानसभा में है। अगर ये मिशन, ये जो इमेज जो बन रही है, जो इश्यू बन रहा है कि समाजवादी पार्टी भी टूट सकती है, इस तरीके का जो असंतुष्ट गुट है छोटा मोटा, उनको जोड़ गांठ करने की कोशिश हो, तो खतरा यस विधानसभा में जरूर है। खतरा ये हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के 111 एमएलए हैं भी, और वहां 2/3 मतलब 74 एमएलए। अगर कहीं अखिलेश जी कमजोर नजर आते हैं तो वहां भी चूंकि गुटबाजी तो देखिए हर दल में होती है, तो कुछ एमएलए खेल करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लिए 2027 में मुश्किल हो सकती है। हालांकि इसमें थोड़ा अभी संशय है, अभी वैसा माहौल बना हो ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। हालांकि बाकी राज्यों में हुआ है, बहुत सी चीजें हुई हैं, लेकिन अभी तत्काल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में उस तरीके का खतरा। लेकिन जो नेता, जो वेल नोन नेता हैं, जब वो बयान दे रहे हैं तो उसके पीछे की कुछ तथ्य आपको समझ में आता है कि कुछ तो बात होगी? नहीं, बिल्कुल देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हर दल टूट रहा है, वो दल टूट रहे हैं जिनमें बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी। अच्छा, आदेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आदेश जी आता ट्रम्प प्रदुमन जी, देखिए ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा वो उनसे घरातला गॅस संपला। ठीक है, आवाज को मैं दुरुस्त करा देता हूं, तुरंत आपके पास लौटूंगा। बीजेपी प्रवक्ता लगातार बने हैं। अविरल, कुल मिला के देखिए, अब दुबे जी तो पार्टी के प्रवक्ता हैं तो स्वाभाविक है कि वो मानेंगे नहीं। अब आप लोग तमाम आरोप यहां पर लगा रहे हैं, विश्वनाथ जी अपनी बात यहां पर रख रहे हैं, लेकिन अगर ये होता है तो इससे एनडीए को फायदा मिलेगा? नहीं, एनडीए तो हमेशा ही पूर्ण रूप से फायदे में है, क्योंकि हमारी जो नियत है वो जनता के हित में काम करने की, और जनता इसलिए हमारे साथ है। हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है उसके साथ जनता भी है और अन्य पार्टियों के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसी के आधार पर जुड़ रहे हैं, क्योंकि जनता का जो रुख है वो सबको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के पक्ष में है, और उसके साथ साथ हमारी जो विचारधारा है स्पष्ट है, ईमानदारी के साथ जनहित में निरंतर फैसले लेने की विचारधारा है। और जहां तक विषय है, एक तरीके से कांग्रेस की जब बात हो रही थी उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के पिछले विधानसभा के चुनाव में दिल्ली से प्रियंका गांधी वाड्रा जी आई थी, उन्होंने कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। इस नारे को उत्तर प्रदेश में आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने किया था, और उसके बाद रियलिटी ये हुई कि जो अजय कुमार लल्लू जी इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी तमकुई राज विधानसभा क्षेत्र से हार गए थे। और जो बिल्कुल, अब चलो ठीक है, अब समय थोड़ा सा कम है, मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। साफ तौर पर आपने देखा कि अब जिस तरीके से टूट की जो बात सामने आ रही है वो देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा की तरफ मुड़ती है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।